नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और बच्चों, मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि जिन बच्चों की 100 की स्पीड है, अगर उनके शब्द छूटते हैं तो आप लोग ये सोचें कि हमारी डिक्टेशन टफ है या छूट ली। अब जिनकी 60 की स्पीड नहीं है और वो 100 की लिखें तो छूटेंगे, ये बात सत्य है। तो आप लोग पहले इस कठिन शब्दों का अभ्यास करें और फिर आप लोग डिक्टेशन लिखें। आप लोग शुरू करें, स्टार्ट। सभापति महोदय, सदन के समक्ष दहेज प्रथा के संबंध में जो प्रत्यक्ष प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाए और ऐसा कानून बनाने की सिफारिश की जाए जिससे समाज की इस बहुत बड़ी बुराई को जड़ से मिटाया जा सके। मैं यह भी मानता हूँ कि समाज की इस बुराई को कानून के द्वारा शीघ्र दूर नहीं किया जा सकता है। कानून के साथ साथ कुछ ऐसे कार्यक्रम भी हमें बनाने होंगे जिनके माध्यम से देश की जनता को इस बुराई के विषय में अच्छी तरह से समझाया जा सके। दहेज प्रथा पुराने समय में हिंदू धर्म में प्रचलित थी, लेकिन अब धीरे धीरे यह प्रथा सभी धर्मों में बीमारी की तरह फैल चुकी है और धीरे धीरे एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है। हिंदू समाज में विवाह को एक पवित्र धार्मिक कार्य माना जाता था, लेकिन उसके साथ साथ धन दौलत और लेन देन का व्यवसाय भी जुड़ गया था। महोदय, इस बुराई को दूर करने के लिए हमें कानून भी बनाना होगा और साथ साथ पूरे देश में इसके लिए हमें एक जनमत भी तैयार करना होगा जिससे लोग इस बुराई के विषय में अच्छी तरह से जान सकें। बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि हजारों बाल विवाह हो रहे हैं जिसका पता ना तो सरकार को है और ना ही ऐसे लोगों को सजा मिलती है। इसलिए केवल कानून बनाकर बैठ जाना उचित नहीं है। सरकार को समय समय पर इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि केवल कानून बनाने में सामाजिक बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए हमें समाज में सरकार और जाकर काम करना होगा। आम जनता को घर घर जाकर दहेज जैसी बुरी प्रथा के विषय में जानकारी देनी होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि यदि इसको समाप्त नहीं किया गया तो उनका विकास भी नहीं हो सकेगा और वे सदा निर्धनता में अपना जीवन बिताते रहेंगे। इस कार्य के लिए ऐसी संस्थाएं बनानी होंगी जो देश सेवा की भावना से काम कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर सदन में बोलने का अवसर दिया है। यह जो प्रस्ताव सदस्य महोदय ने यहाँ सदन में प्रस्तुत किया है
उस पर दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज दोनों तरफ के लोगों ने एक ही आवाज में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। शायद यह पहला अवसर है जब इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रकट की है। मुझे इस बात का डर भी है कि यह जो प्रस्ताव है उसे अभी मंत्री महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और उसके बाद देश के किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य भी उनको दे दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद हम में से कई आपत्ति करेंगे कि अनाज के भाव बढ़ गए हैं और देश की आम जनता परेशान है, इसलिए कीमतों को कम किया जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह सदन किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य दिलाने में सहायता करेगा या देश की आम जनता को सस्ता अनाज मिल सकेगा। मैं समझता हूँ कि दोनों बातों को एक साथ करना बड़ा कठिन हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश का सौभाग्य है कि यहाँ पर खेती में काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। अभी कुछ समय पहले हमारे योजना मंत्री जी ने बताया है कि देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ रही है, जिन्हें हम खेती के काम में लगा सकते हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे बेरोजगार लोग खेती के काम को छोड़कर शहरों की तरफ आना शुरू कर दे। मंत्री महोदय का कहने का अर्थ यह है कि हमें खेती में काम करने वाले किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं देनी होंगी, जिससे वे अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन कर सकें और अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें। एक समय था जब इस देश का किसान ऋण में पैदा होता था, ऋण में बड़ा होता था और ऋण में ही मर जाता था। आज वह स्थिति नहीं रही। इसी तरह से यदि हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए कार्य करती रही तो किसानों को भी पूरा विश्वास हो जाएगा कि सरकार उनका हित चाहती है और उन्हें पूरा सहयोग देकर खेती की पैदावार को बढ़ाना चाहती है। भारत देश में 70% जनता अब भी गरीबी की रेखा से नीचे और 2 जून की रोटी के लिए विवश है। कई लाख लोग यहाँ के उद्योगों में कार्यरत हैं और आगे विकसित हो सकने वाले उद्योग अन्य कई करोड़ लोगों को रोजगार दिला सकते हैं। यदि ऐसे उद्योग पर्यावरण के नाम पर बंद किए जाएं या विकसित नहीं होने दिए जाएं तो उद्योगों पर आश्रित करोड़ों लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने जैसे कृत्य होगा। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू युग दृष्टा थे। जब उन्होंने देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी तो देश की आर्थिक स्थिति जर्जर थी। देश की द्रुत गति से विकास के लिए उनकी अपनी योजनाएं थीं, जिनको साकार करने के लिए वे दिन रात लगे रहे। आराम हराम है का नारा भी उन्होंने ही दिया।
उनके नेतृत्व में देश तीव्रता से आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए अनेकानेक परियोजनाएं बनी एवं कार्यान्वित की गई। लाखों की संख्या में देश की गरीब जनता को रोजगार मिला। यदि उस समय पर्यावरण का रोया जाता तो शायद ही इतने अधिक उद्योग स्थापित हो पाते, शायद ही इतनी परियोजनाएं शुरू की जाती। उनको योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया और वे ही कार्यान्वित हुई और वे ही पूर्ण होकर संतोषजनक स्थिति में कार्य कर रही है। खनिज उत्पादन, विद्युत उत्पादन आदि में भी देश आत्मनिर्भरता का और आगे अग्रसर रहा है। दैट्स ऑल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।